अक्सर जब हम किसी बहुत बड़ी चुनावी जीत की बात करते हैं ना तो लोग बस उसे एक लहर कह के छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है लाइक कोई जादूगर टोपी से खरगोश निकाल रहा हो और सब तालियां बजा रहे हो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर आप मंच के पीछे जाके देखें तो पता चलता है कि वो कोई जादू नहीं है, बल्कि वो तो पुर्जों, गियर्स और डेटा से बनी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीनरी है। सही बात है। और आज हम अपने इस गहन विश्लेषण में, जिसे आप एक डीप डाइव कह सकते हैं, इसी राजनीतिक मशीनरी का बॉनेट खोलकर देखने वाले हैं। हम नरेंद्र मोदी के राजनीतिक वर्चस्व के पीछे की जो इंजीनियरिंग है ना, उसे समझेंगे। और यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि हमारा मकसद किसी विचारधारा का पक्ष लेना या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड किए गए स्रोत और डेटा के चश्मे से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम असल में काम कैसे करता है। तो अगर हम इस मशीनरी के सबसे बेसिक हिस्से को देखें तो हमारी स्रोत सामग्री के अनुसार वो है इनका संगठन और डिजिटल ताकत का एकदम सटीक तालमेल। मतलब हम अक्सर आईटी सेल या आरएसएस के सपोर्ट के बारे में सुनते हैं। बहुत बार। लेकिन समझना ये जरूरी है कि ये सिर्फ चुनाव से कुछ महीने पहले वाला कैंपेन नहीं है। ये 24 घंटे चलने वाला माइक्रो टारगेटिंग का गेम है। अच्छा, मतलब जो लोगों के फोन पर छोटे छोटे वीडियोस या मीम्स आते हैं वो रैंडम नहीं होते? बिल्कुल नहीं, वो एकदम एल्गोरिदम द्वारा डिजाइन किए जाते हैं, लोगों की पर्सनल पसंद, उनकी जाति या उनके इलाके को ध्यान में रखकर। अरे वाह। तो ये तो किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक्स कंपनी और टेक स्टार्टअप के मिक्सचर जैसा लग रहा है। एकदम सही एनालॉजी है ये। मतलब आरएसएस और जो कोर संगठन है वो उस बड़े वेयरहाउस की तरह है जहां विचारधारा का पूरा स्टॉक रखा है, और जो पन्ना प्रमुख या बूथ वर्कर है वो लास्ट माइल डिलीवरी एजेंट हो गए। हाँ, और वो ये पक्का करते हैं कि हर वोटर के फोन और दिमाग तक बिल्कुल सही नैरेटिव वाला पैकेज पहुंच जाए। व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए तो पूरा एक इकोसिस्टम ही बन जाता है। लेकिन एक बात सोचिए, डिलीवरी नेटवर्क चाहे कितना भी शानदार क्यों ना हो, अगर आपके प्रोडक्ट में ही दम नहीं है तो कोई उसे क्यों खरीदेगा? बिल्कुल। तो ये शानदार मशीनरी लोगों के घरों तक आखिर डिलीवर क्या कर रही है? हमारे सोर्स के मुताबिक वो प्रोडक्ट है सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रवाद का एक बहुत ही पावरफुल नैरेटिव, जैसे राम मंदिर, काशी कॉरिडोर या अनुच्छेद 370 का हटना। अच्छा, तो ये सिर्फ चुनावी वादे नहीं थे? नहीं, ये उससे कई ज्यादा थे। इनके जरिए बहुसंख्यक वर्ग के मन में एक गहरा मनोवैज्ञानिक जुड़ाव पैदा किया गया। लोगों को लगा कि दशकों बाद उनकी सांस्कृतिक पहचान को असली सम्मान मिल रहा है। या मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। मतलब भावनाएं और सांस्कृतिक गौरव अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या इतने लंबे समय तक सिर्फ भावनाओं के दम पर सत्ता में टिका जा सकता है? आपका मतलब है कि कोई ठोस फायदा भी होना चाहिए? हाँ, लाइक लोग सिर्फ पहचान के नाम पर अपनी खाली जेब या महंगाई को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। इस वफादारी के पीछे कुछ तो ग्राउंड लेवल पे हो रहा होगा। और यहीं पर इस पूरी रणनीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक आता है, जो हमारी रिसर्च भी हाईलाइट करती है: लाभार्थी वर्ग का निर्माण। अच्छा, ये उज्ज्वला योजना और पीएम आवास वाला एंगल। बिल्कुल, गैस सिलेंडर, मुफ्त राशन, जनधन खाते, और इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर है इनका मैकेनिज्म। मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हाँ, पहले क्या होता था कि कल्याणकारी योजनाओं का पैसा बिचौलियों में कहीं खो जाता था। अब अच्छा। फायदा सीधा वोटर के बैंक अकाउंट या घर तक पहुंचता है। समझ गए। यानी जब किसी परिवार को बिना किसी लोकल अधिकारी को रिश्वत दिए पक्का घर मिल जाता है तो उसका सीधा इमोशनल कनेक्शन अपने विधायक से नहीं होता। सही पकड़ा, वो सीधा प्रधानमंत्री से जुड़ जाते हैं। इस सीधे फायदे ने एक ऐसा नया और वफादार वोटर बेस तैयार कर दिया है जो पारंपरिक जातिगत समीकरणों को पीछे छोड़ देता है। तो मतलब अब हमारे पास एक पूरा त्रिकोण बन गया है: मजबूत डिजिटल संगठन, गहरा सांस्कृतिक नैरेटिव और सीधा आर्थिक फायदा। एकदम परफेक्ट समरी। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, जब सब कुछ इतना सामने है तो विपक्ष इस चक्रव्यूह को तोड़ क्यों नहीं पा रहा है? मतलब क्या वो बस इस ब्लूप्रिंट को कॉपी नहीं कर सकते? इसे कॉपी करना इतना आसान नहीं है। सोर्स मटेरियल में साफ बताया गया है कि विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती लीडरशिप की है। मतलब कोई एक स्पष्ट चेहरा नहीं है। हाँ, कोई एकजुट चेहरा नहीं है, और संगठन के स्तर पर उनका जो ग्राउंड नेटवर्क है वो कई राज्यों में बहुत बिखरा हुआ है। और शायद उनकी राजनीति अक्सर सिर्फ मोदी विरोध तक ही सीमित रह जाती है। बिल्कुल, वो वोटर को ये तो बता देते हैं कि मौजूदा सिस्टम में क्या खराबी है, लेकिन अपना कोई विजन या ठोस विकल्प नहीं दे पाते। और जब जनता के सामने कोई मजबूत विकल्प नहीं होता तो वो उसी निर्णायक नेता के साथ टिके रहना पसंद करती है। सही कहा। यही वजह है कि ये पूरी संरचना सिर्फ एक व्यक्ति के करिश्मे पर नहीं बल्कि एक फुल प्रूफ सिस्टम की तरह चल रही है। तो कुल मिलाकर हमने जो आज के इस विश्लेषण में देखा, ये सिर्फ कोई अचानक आई लहर नहीं है, बल्कि ये डेटा, मजबूत संगठन, सांस्कृतिक भावना और सीधे फायदे का एक बहुत ही सटीक कॉकटेल है। बिल्कुल। लेकिन हमारी आज की रिसर्च हमें एक और बात सोचने पर मजबूर करती है। इतिहास में इंदिरा गांधी और वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता भी हुए हैं, उनका भी अपना एक अजय दौर था। हाँ, जो हमेशा तो नहीं टिका। एकदम। तो हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है, अगर भविष्य में कभी बेरोजगारी या महंगाई जैसे मुद्दे बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं और विपक्ष कोई नया एकजुट नैरेटिव लेकर खड़ा हो जाता है, तो क्या ये मौजूदा डिजिटल और इमोशनल मशीनरी उस नए राजनीतिक तूफान का सामना कर पाएगी? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। या फिर भारतीय राजनीति का स्वरूप एक बार फिर पूरी तरह बदल जाएगा? सोचने के लिए सच में बहुत कुछ है।